2 दिसंबर 1984 की रात जब भोपाल सो रहा था। सरकार सो रही थी, फैक्ट्री चलाने वाले सो रहे थे, लेकिन एक चीज जाग रही थी, वो थी मौत। और जब लोग उठे तो वो जिंदा नहीं थे। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक ऐसा कांड था जिसे आज तक हादसा कहकर दबाया गया। इतिहास में कई हादसे हुए, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी वो अकेली घटना थी जहां लोग भागते हुए मर गए। किसी के हाथ में बच्चा था, किसी की आंखें जल रही थीं और किसी की सांस रास्ते में ही खत्म हो गई। सवाल ये नहीं कि गैस कैसे लीक हुई, सवाल ये है कि क्या किसी को पहले से पता था। भोपाल में जो हुआ वो भारत की गलती नहीं थी, लेकिन सजा सिर्फ भारत ने भुगती। फैक्ट्री अमेरिका की थी, मशीनें घटिया थीं, सेफ्टी सिस्टम बंद थे और मरने वाले सिर्फ गरीब हिंदुस्तानी। ये कहानी है एक ऐसे कांड की जिसमें अपराधी देश से भाग गया और लाशें पीछे छोड़ गया। सोचिए, आप गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक आपकी आंखें जलने लगती हैं, गला सूख जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि हो क्या रहा है। बस इतना पता है कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं वो अब आपको मार रही है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की शुरुआत नहीं है, ये हकीकत है। भोपाल में 2 दिसंबर 1984 की रात ये था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का प्लांट, जहां बनता था 7 नाम का कीटनाशक। और इसी प्लांट के टैंक का नंबर था E610। इसमें था एक ऐसा केमिकल जिसकी एक बूंद भी काफी थी किसी की जान लेने के लिए, मिथाइल आइसोसाइनेट, या फिर सीधे भाषा में कहें तो MIC। MIC क्या चीज है और ये इतनी खतरनाक क्यों है? सोचिए, आपके शहर के बीचों बीच हजारों गैलन ऐसा कुछ रखा है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। सोच कर डर लगता है ना? तो आइए समझते हैं ये पूरा खेल क्या है। यूनियन कार्बाइड कीटनाशक बनाती थी और उस कीटनाशक को बनाने के लिए जरूरी था MIC। MIC गैस नहीं, एक बहुत ही अस्थिर जहरीला लिक्विड है। जरा सा गर्म हो, पानी से संपर्क में आए या किसी और केमिकल से रिएक्ट करे तो भयंकर रिएक्शन होता है, दबाव बनता है और वो उबलकर जहरीली गैस बनकर फैलती है। और ठीक यही हुआ उस रात। कैसे? तो सुनिए, प्लांट में MIC को ठंडा रखने के लिए एक रेफ्रिजरेशन यूनिट थी, लेकिन वो बंद कर दी गई थी। बचत के नाम पर सिर्फ टैंक के प्रेशर और तापमान को चेक करने वाले गैस ठीक से काम नहीं कर रहे थे। और सबसे बड़ी गलती, टैंक में करीब 40 से 45 टन MIC रखा था, जबकि सुरक्षा नियम कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा 30 टन ही रखा जाना चाहिए। यानी सारी चेतावनियां मौजूद थी, गैस खराब थे, कूलिंग बंद थी, टैंक ओवरफिल था, फिर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्या मशीनें इंसान से ज्यादा समझदार थी? और फिर आया वो फैटल मिस्टेक। प्लांट के वर्कर टैंक की पाइपलाइन साफ कर रहे थे पानी से, और किसी गलत वॉल्व के खुल जाने या फिर पाइप में छेद होने की वजह से पानी सीधे MIC टैंक के E610 में चला गया। बस फिर क्या था, एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन हो गई। टैंक का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। प्रेशर इतना बढ़ गया था कि कंक्रीट को तोड़ सकता था। और फिर रात 1 बजे के आसपास टैंक का सुरक्षा वाल्व फट गया और हजारों किलो जहरीली MIC गैस एक सफेद बादल की शक्ल में दक्षिण पूर्व की हवा के साथ शहर की तरफ बहने लगी। ये बादल इतना घना था कि लोगों को लगा शहर में कोहरा छा गया है। वो कोहरा नहीं थी, मौत थी। ये कोई एक रात की दुर्घटना नहीं थी, ये तो एक डिजाइन डिजास्टर थी जिसकी नींव सालों पहले रख दी गई थी, लापरवाही के ईंट गारे से। अमेरिका में यूनियन कार्बाइड का खुद का प्लांट था, वेस्ट वर्जीनिया में। वहाँ MIC के स्टोरेज और सेफ्टी के कड़े नियम थे। लेकिन भोपाल में सब कुछ कटौती का शिकार। कूलिंग सिस्टम बंद, फ्लेयर टावर जो गैस को जलाकर खत्म करता वो भी बंद, स्क्रबर गैस साफ करने वाला ठीक से काम नहीं कर रहा था। इंडियन वर्कर्स को पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। MIC के खतरों से वो पूरी तरीके से वाकिफ ही नहीं थे। मैनुअल अंग्रेजी में थे, जो कई वर्कर्स की समझ से कहीं ज्यादा बाहर थे। एक पूर्व कर्मचारी से जब पूछा गया तो उसने बताया कि साहब, हमें तो बस इतना पता है कि ये खतरनाक है, लेकिन कितना खतरनाक, क्या होगा अगर लीक हो जाए, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। वो सारी चीजें स्क्रबर बर्बर वो अक्सर ठीक नहीं रहते थे। जब हमने शिकायत की तो कहते थे कि कोई नहीं, चलता है। पहले तो प्लांट शहर से दूर था, लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई। गरीबों की झुग्गियां प्लांट की दीवार से सटकर बस गई थी। कंपनी को कोई आपत्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये सस्ते मजदूरों का एक रेडी पूल था उनके लिए। जिंदगियों से ज्यादा अहम था उनके लिए मुनाफा। आपके शहर में क्या कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसके बारे में आपको डर लगता है? क्या आपने कभी उसकी सुरक्षा के बारे में सवाल पूछा है? दुर्घटना से पहले भी प्लांट में कई छोटे मोटे लीक हुए थे। 1981 और 1982 में भी वर्कर जहरीली गैस के संपर्क में आए थे। एक की मौत भी हुई थी, लेकिन इन्हें सिर्फ मामूली घटना मानकर टाल दिया गया। अमेरिकी हेडक्वार्टर को भी इन सुरक्षा खामियों के बारे में पहले से पता था। 1982 में एक ऑडिट में 30 गंभीर खामियां पाई गई थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर को कभी ठीक ही नहीं किया गया। यानी कंपनी को पता था कि एक बार बम फटा तो भयंकर तबाही होगी, लेकिन उन्होंने अपने मुनाफे को इंसानी जिंदगियों से ऊपर रखा और इस तरह भोपाल एक टाइम बम बन गया।
जिसकी घड़ी 2 दिसंबर 1984 की रात आखिरकार 0 पर पहुंच गई। गैस का बादल सबसे पहले उन झुग्गियों में घुसा जो प्लांट से सटी हुई बसी हुई थी। लोग घुटने लगे, आंखों से पानी बहने लगा, उल्टियां होने लगी, लोग अंधे होने लगे, सड़कों पर लाशें गिरने लगी, जानवर पक्षी सब मरने लगे। एक पीड़ित ने बताया कि वो रात भगवान किसी को ना दिखाए। हम सब सो रहे थे, अचानक सबकी आंखें जलने लगी, बच्चे रोने लगे, हम समझे नहीं कि हो क्या रहा है, बस भागने लगे। हवा में मिर्च जैसी चीज थी। अस्पतालों में हाहाकार मच गया। डॉक्टरों को खुद नहीं पता था कि ये कौन सी गैस है, इसका इलाज क्या है। यूरेनियम कार्बाइड ने तुरंत गैस की पहचान नहीं बताई। उन्होंने कहा ये मिथाइल आइसोसाइनेट है, लेकिन उसका एंटीडोट क्या है ये नहीं बताया। कुछ डॉक्टरों ने सोडियम थायोसल्फेट का इंजेक्शन लगाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोचिए आप डॉक्टर हैं, सैकड़ों लोग आपके पास आ रहे हैं जिन्हें आप बचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको ही नहीं पता कि उन पर हमला क्या हुआ है। आप कैसा महसूस करते हैं? आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2259 बताई गई, लेकिन गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक उस रात और उसके बाद हफ्तों में 8,000 से 10,000 तक लोग मारे गए और आज तक हजारों लोग उस गैस के साइड इफेक्ट झेल रहे हैं। सांस की बीमारी, आंखों की रोशनी चली जाना, कैंसर, बच्चे विकलांग पैदा होना, ये त्रासदी का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत थी। और अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस और उस गुस्से वाले हिस्से पर। वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन चेयरमैन, भोपाल त्रासदी के मुख्य आरोपी, जिसे भारत सरकार ने गिरफ्तार किया और फिर उसे छोड़ दिया। कैसे? 7 दिसंबर 1984 भोपाल एयरपोर्ट। एंडरसन प्राइवेट प्लेन से उतरता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन सिर्फ 6 घंटे के बाद उसे जमानत दे दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार के एक विमान में बैठाकर उसे दिल्ली भेज दिया जाता है और फिर वहां से वो सीधे अमेरिका चला जाता है। आरोप है कि तत्कालीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर उसे भगाने में मदद की। किसका दबाव था, अमेरिका का या फिर कंपनी का? ये सवाल आज भी सस्पेंस बना हुआ है। एंडरसन ने कभी भारतीय अदालत में पेश होने की जहमत नहीं उठाई, अमेरिका ने उसे कभी भारत नहीं भेजा और आखिरकार 2014 में वो आराम से अपने घर में मर गया, एक भी सजा भोगे बिना। ये भारतीय न्याय प्रणाली का एक काला दाग है। गरीबों के लिए तो फांसी हो जाती है छोटे मोटे भी जुर्म में, लेकिन जिस आदमी के आदेश पर हजारों लोग मारे गए वो सफेदपोश बनकर विदेश में आराम से रहता है। ये कैसा इंसान? क्या आपको लगता है कि अगर एंडरसन भारत में रुक जाता और सजा पाता तो पीड़ितों को इंसाफ का एहसास होता? क्या कारपोरेट गलती की सजा और आम इंसान की सजा में यही फर्क होता है? लेकिन भोपाल के लोग हार मानने वालों में से नहीं। औरतों, मर्दों, बच्चों ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड से $470 मिलियन, करीब 715 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया। लेकिन ये रकम इतनी बड़ी त्रासदी के सामने एक मजाक है। हर पीड़ित को औसतन लगभग 25,000 रुपए मिले। एक जिंदगी की कीमत मात्र 25,000 रुपए। प्लांट अब भी खड़ा है, जंग खा रहा है, उसमें अब भी हजारों टन जहरीला कचरा पड़ा है जो जमीन के पानी को प्रदूषित कर रहा है। आसपास के इलाकों में पानी पीने लायक नहीं। पीड़ितों की दूसरी तीसरी पीढ़ी भी जन्मजात विकलांगता और बीमारियों से लगातार आज भी जूझ रही है। डॉ कंपनी ने 2001 में यूनियन कार्बाइड किया, लेकिन उसने इसकी जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर। तो दोस्तों ये थी भोपाल गैस त्रासदी की पूरी कहानी। एक कहानी जो साइंस, लालच, लापरवाही, राजनीति और इंसाफ की विफलता से जुड़ी। कुछ सवाल आज भी मेरे दिमाग में घूमते हैं, शायद आपके भी घूमते होंगे। पहला सवाल है कि क्या हमने सबक सीखा? हमने इससे सबक क्या सीखा? आज भी हमारे देश में सैकड़ों फैक्ट्रियां ऐसी खतरनाक केमिकल के साथ काम करती हैं। क्या उनकी सुरक्षा पर कोई सख्त निगरानी है? नंबर 2, कॉर्पोरेट जिम्मेदारी का। एक कंपनी जब किसी देश में कारोबार करती है तो क्या उसकी सुरक्षा के मानक वही होने चाहिए जो उसके होम कंट्री में, या फिर विकासशील देशों को सेकंड क्लास सुरक्षा का मोहताज बनना है? तीसरा, पीड़ितों को सिर्फ मुआवजा काफी है? क्या पैसा किसी की जिंदगी, उसकी सेहत, उसके भविष्य की कीमत चुका सकता है? इंसाफ की परिभाषा है, इंसाफ की क्या परिभाषा है? नंबर 4, क्या हम कर सकते हैं इसमें? हम सब आम नागरिक के तौर पर सचेत रहकर, सवाल पूछकर, अपने आसपास के औद्योगिक इलाकों पर नजर रखकर, ये याद रखकर कि भोपाल सिर्फ एक शहर की त्रासदी नहीं, एक चेतावनी है। भोपाल सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये एक जिंदा जख्म है जो हमें याद दिलाता है कि लालच और लापरवाही की कीमत आम इंसान की जान देकर चुकाता है। और ये भी कि इंसाफ अगर वक्त पर ना मिले तो वो सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। धन्यवाद।